अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम कारवाने ज़ुल्फ़िकार के साथ इरफान भट्टी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। और आज इस कारवान के एक और मुसाफिर से आपकी इंशाअल्लाह मुलाकात करानी है। और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। अभी डीन हैं मेडिकल साइंसेस पेशावर मेडिकल कॉलेज में। और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं ये भी इब्तदाई दौर से ही जनरल साहब के साथ रहे। और यकीनन जो भी उस वक्त की जो मुश्किलात थी, जो चैलेंजेस थे ख़ास तौर पे, उनमें ना सिर्फ उन्होंने जनरल साहब के साथ खड़े होकर उनका साथ दिया, बल्कि उनकी टीम के एक बहुत ही फ़ाल रुकन की हैसियत से फिर आके अपनी जॉब और अपना जो मिशन था उसको कंटिन्यू रखा। तो नाम की हद तक तारुफ़ मैंने कराया, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की ज़ुबानी एक तफसीली तारुफ़ आपके लिए पेश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया, और मेरे लिए तो एक सरप्राइज़ भी था। अचानक मुझे पता चला कि 25 साल मुकम्मल हो गए एक ऐसे अदारे के जिसमें कुछ न कुछ हमारा भी हिस्सा था, बिल्कुल इब्तदाई दौर में भी, उसके बाद भी उससे ला ताल्लुक़ कभी भी नहीं हुए। उससे ताल्लुक़ रहा है, एक मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है, ख्वाहिशात का ताल्लुक़ भी है, दुआओं का ताल्लुक़ भी है। ये पहले दिन से था और अब तक कायम है। इसलिए मैं तो इस मुबारक मौके पे जितने भी लोग हैं जो इस अदारे से मुंसलिक रहे हैं या अब हैं, उन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ और एक बड़ी खुशी का इज़हार करता हूँ। और मेरे लिए तो एक और भी खुशी है कि हैरानगी हो रही है कि एक ऐसा अदारा जिसको बड़ी तमन्नाओं के साथ और बड़ी ख्वाहिशात के साथ और बड़ी दिल की गहराइयों के साथ, दुआओं के साथ बनाया था, उसके 25 साल पूरा होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ, हयात हूँ, ज़िंदा हूँ। गो के इस दौरान बहुत से लोग जो हैं वो इस जान से गुज़र भी गए। और इस मौके पे अगर हम जनरल ज़ुल्फ़िकार साहब को याद ना करें जिन्होंने इसका आगाज़ किया, तो वो ज़्यादती होगी कि वही बेसिकली इसका विज़न लेकर सामने आए थे। इस पे मैं मज़ीद भी बात करना चाहूँगा, लेकिन जो आपने तारुफ़ की बात की है, सवाल मुझे जो पाबंद किया है सवाल के लिए, तो तारुफ़ मेरा बड़ा सादा सा है कि मैं बुनियादी तौर पे एक डॉक्टर हूँ, और प्रिसाइजली अगर आप कहें तो आई सर्जन हूँ। मैंने FCPS किया हुआ है आई में, कुछ और डिप्लोमास भी और मेडिकल एजुकेशन में भी कर रखे हैं। और डॉक्टरी और आई सर्जन होना जो है ये मेरा पैशन भी है। इसके अलावा टीचर हूँ इसी शोबे में, और टीचिंग भी मेरा पैशन है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं जहाँ भी गया, जिस तरह के आप जिक्र कर रहे हैं IMC में, उसके बाद फिर PMC में, तो मेरे इन दोनों जो पैशंस हैं उनको पीछे रख के मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा दी गई। बहरहाल वो भी निभाता रहा हूँ। और सबसे पहले जो आगाज़ था इस चीज़ का वो IMC में हुआ कि ज्वाइन तो एक आम कारकुन के तौर पे किया था, जनरल साहब के हुक्म पर ही और हसन की मोहब्बत की वजह से ज्वाइन किया था। लेकिन बाद में मुझे यहाँ पे एसोसिएट डीन बनाया गया, और एक्टिंग प्रिंसिपल के तौर पे बिल्कुल इब्तदाई दौर में मैं मुसलसल 3 साल जो है ये काम करता रहा। और आजकल पेशावर मेडिकल कॉलेज में 2007 से वहाँ पे हूँ, और आजकल डीन। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इब्तदाई दौर में किस तरह के चैलेंजेस दरपेश आए और किस तरह से उन चैलेंजेस का सामना किया गया? ये ख़ासा मुश्किल सवाल आपने किया है। मुझे अपने रील को रिवाइंड करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। मेरे ख़्याल में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि यूँ समझिए कि जनरल साहब की सिर्फ जो विल थी और जो उनका ईमान था, उसकी मजबूती की वजह से इस अदारे की बुनियाद भी रखी गई और ये अदारा कामयाब भी हुआ। वगरना माली तौर पे या वसाइल के अतबार से कोई चीज़ पास थी नहीं। क्योंकि मैं अगर रिकॉल करूं तो एक छोटी सी बिल्डिंग के अंदर, चिप बिल्डिंग जो कि स्कीम 3 के अंदर है, अब भी आप देखें तो उसको कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं कह सकता, वहाँ से उसका आगाज़ किया गया। और डिटर्मिनेशन जनरल साहब की ऐसे थी कि जी मैंने मेडिकल कॉलेज बनाना है, और डे 1 से ही वो कहते थे कि इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनानी है, और वो जनरल यूनिवर्सिटी होगी और हर किस्म की तालीम इसके अंदर होगी। तो बज़ाहिर तो ये एक दीवाने की बड़ लगती थी, लेकिन सच्ची बात है कि
अल्लाह ने हमें भी चूँकि ईमान दे रखा था और हमारी भी पैशन ये था कि अपने मुल्क के लिए और दीन के लिए कोई काम किया जाए, तो हमें उनकी ये आवाज़ या ये सदा जो है अच्छी लगी और भाग के उनके साथ शामिल हो गए। जब हम वहाँ शामिल हुए तो हमें बड़े अच्छे लोगों का साथ मिला, जिसमें हसन भी हैं और उस वक्त कर्नल रमीज़ थे, कुछ और लोग थे जो शामिल हुए। तो हमें अच्छा लगा कि भी ये एक ऐसा ग्रुप है कि जिसके साथ मिल के काम किया जा सकता है। तो जैसे ही हमने काम शुरू किया, हम उस वक्त तो देखते नहीं थे दाएं बाएं कि भी क्या मुश्किलात आएंगी, लेकिन आगे चले तो फिर मुश्किलात जो हैं वो सर उठा के सामने आना शुरू हो गई। सबसे पहले तो बात आई जी कि रिकग्निशन की, कि पीएमडीसी उस वक्त की वो रिकग्नाइज़ करेगी कि नहीं करेगी। और वो पीएमडीसी की सच्ची बात है, हालात उस वक्त के इतने अच्छे नहीं थे। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पहले आई वो थी हॉस्पिटल का होना जी। जनरल साहब का ख्याल था कि जो कैंटोनमेंट जनरल अस्पताल यहाँ पे कैंट में बना है, इतनी कसीरुल मंजिला इमारत बनी हुई है और बेकार पड़ी हुई है, और ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि ये आपको पता है कि AFIC के बिल्कुल सामने करके करीबी, तो उसे उन्होंने देखा हुआ था। उनका ख्याल था कि इसको हम डेवलप करेंगे और इसमें कौम की भलाई है, पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद की भलाई है, और फिर मेडिकल कॉलेज भी बनेगा तो पूरे मुल्क की भलाई होगी। इस नीयत पे, और शायद कुछ लोगों ने उनसे वादा भी किया था, लेकिन जब बारी आई कि भी उसको ऑक्यूपाई किया जाए और पीएमडीसी की टीम को लेके हम वहाँ गए, तो मामला बिल्कुल उल्ट हो गया। उन्होंने जो समझिए कि दाखिल होने से हमें रोक दिया। और ये इतना बड़ा सेटबैक था इरफान साहब कि अगले दिन बिल्कुल 1 to 1 मेरी मुलाकात थी जनरल साहब से स्याला कैंपस में। वो तशरीफ़ लाए तो मुझे हाथ पकड़ के साथ अपने ऑफिस ले गए, तो बिल्कुल डुबडुबाई आँखों के साथ वो मुझसे कह रहे थे कि हफीज़ व्हाट नेक्स्ट, हम आगे क्या करें इसमें। यानी एकदम ऐसे लगा कि आगे अंधेरा छा गया। तो चूँकि उनके वो जज्बे और हिम्मतें मैंने देख रखी थी, और मुझे थोड़े अरसे में बड़ा ये गुमान हो गया था कि ये बंदा कुछ कर सकता है। और फिर हम भी दीवाना वार उनके साथ थे, तो बिल्कुल अकेले में मैंने उनके साथ हाथ पकड़ के मैंने कहा जी जनरल साहब, हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, आप फ़िक्र न करें, अल्लाह हमारे साथ है। इस तरह के 2-4 जुमलों से मुझे नज़र आया कि उनके चेहरे पे रौनक वापस आई, मुझे भी हौसला हुआ। हालांकि मुझे पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना वसाइल हैं, ना मेरे तल्लुकात हैं, ना कोई ऐसे बात है कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसके पीछे हो, लेकिन बस अल्लाह के भरोसे पे ये बात उनसे की। उसके बाद बड़ा सीरियसली हमने सोचना शुरू किया, मैंने अपने तौर पे, कि कैसे हो। एक हमारे यहाँ पे दोस्त होते हैं डॉक्टर कमाल साहब, उनसे मैंने बात की कि डॉक्टर साहब इस तरह मसला है, कुछ आगे बढ़ें, कुछ देखें कि हॉस्पिटल कौन सा हो सकता है। तो उन्होंने एक ऐसी बात की जो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं आई, समझ भी नहीं आई। कहते हैं जी रेलवे अस्पताल क्यों नहीं ले लेते। तो मैंने कहा रेलवे अस्पताल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, कौन देगा जी, ये कैंटोनमेंट वालों ने हमारे साथ जो हाल किया, तो रेलवे कहाँ से देंगे। कहते नहीं तुम मेरे साथ चलो। शाम को हम वो एक हमारे दोस्त होते थे यूनियन में, इश्तियाक आसी, तो उनको फ़ोन किया। शाम को हम अस्पताल चले गए, मैं और डॉक्टर कमाल साहब। अब जब वहाँ पे वार्डों में फिर टूर के देखा तो वहाँ तो कुत्ते और बिल्लियाँ लिटरली फिर रहे थे, बुरा हाल। लेकिन साथ ही मुझे चमक पैदा हुई कि जगह बहुत ज़्यादा है, खुली जगह है, लेकिन साथ ही मायूसी भी सामने आया कि इसको देगा कौन हमें। तो वो कहते हैं नहीं, अगर तुम समझते हो कि इसमें कुछ जान है तो मैं बात करता हूँ। उस वक्त रेलवे के वज़ीर जो हैं वो बलूचिस्तान से थे, अब उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्हें क्या उन तक पहुँचते हैं, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अताउर रहमान, वहाँ पे अच्छे तल्लुकात रखते हैं लोगों से, उनसे बात करते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर कि उनके ज़रिए उस रेलवे के वज़ीर से और अगले 1-2 महीनों में अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई और ये वाला मसला तो हल हो। इससे ज़रा पहले एक चल रही थी चीज़ कि एफिलिएट किस यूनिवर्सिटी के साथ हो, जहाँ हाथ डालते थे तो Catch-22 वाली बात है, अच्छा जी आप तो रिकग्नाइज़ नहीं है, हम आपको एफिलिएशन किस लिए दें, आपके पास तो अस्पताल नहीं है, हम आपको एफिलिएशन कैसे दें। तो बिल आखिर यहाँ से जब मार के जनरल साहब पहुँचे कराची और हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ, लोगों ने बातें की जी हमदर्द यूनिवर्सिटी तो जी तिब्बी यूनिवर्सिटी, हालांकि मेडिकल कॉलेज चला रही थी, वैसी बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने बातें की। लेकिन जनरल साहब ने हिम्मत करके उसके साथ एफिलिएशन कर ली, अस्पताल का मसला कुछ हल हुआ। फिर बात आई कि जो
PMDC है वो तो रिकग्नाइज़ करने के उसके तौर तरीके ही ज़रा बड़े डिफरेंट हैं, तो कैसे होगा। अब मुझे याद है कि हसन साहब थे और मैं था कि हम एक एक मेंबर के पास लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, सिर्फ ये बताने के लिए कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डज़न मीन कि कोई दुकान खोली है हमने, कोई तजारती अदारा खोला है, ये यकीन दिलाने के लिए कि ये तो एक चंद मुखलिस लोगों का एक अदारा है जो इस कौम के लिए कोई अदारा बनाना चाहते हैं। इसमें हमें कामयाबी हुई। पढ़े लिखे लोग थे वो, जब उन्हें हम जाके बताते थे कि भाई आपके ज़हन में फ़ौरन आता होगा कि ये कोई कॉरपोरेट हैं और ये कोई बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो इसलिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और सारी चीज़ें बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये इसमें से बिल्कुल कोई कमाई के इरादे नहीं है। ये खालिसतन इस कौम की भलाई के लिए अदारा बनाया जा रहा है। और उसमें ख़ास तौर पे हम उन्हें बताते थे कि मेडिकल एजुकेशन भी ज़वाल पज़ीर है, हम उसको भी उठाना चाहते हैं, लेकिन उसके अलावा एथिकल वैल्यूज़ हमारे मुल्क में डॉक्टरों में नहीं है, हम वो लाना चाहते हैं। हमारा तो मेन जो फोकस है कि एथिकल और कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स बने। तो ये जब हम सीनियर प्रोफेसर्स थे, इनसे मुझे याद है सुल्तान फारूकी हुआ करते थे CPSP के चेयरमैन, उनसे मिले, इस तरह की तमाम जो लीड्स थी उनसे हमारी मुलाकातें हुई और हमें सच्ची बात है कि वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला। और यही वजह है कि हजाज ज़फ़र साहब थे सदर मुल्तान में, उनसे मुलाकातें। बिल आखिर जब नेक्स्ट हमारी इंस्पेक्शन हुई उस वक्त बेशक कि हम पूरी तरह उस मयार तक नहीं पहुँचे थे, लेकिन जो ज़हनी मयार हमने बताया था लोगों को उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। उसकी बुनियाद पे हमें फिर ये PMDC की रिकग्निशन मिली। तो यहाँ से इसमें और कई मराइल आए, मैं वो छोड़ रहा हूँ। मुझे वो भी याद है कि एक PMDC की कचहरी में मैं और हसन बैठे थे और 50 लोग थे, इतना बड़ा हाल था और सवालों की बुछाड़ थी और हमारे पसीने हमें आ रहे थे। वो सारी चीज़ें गुजरी हैं, लेकिन वो जो मैंने बताया ना कि जब हमने लोगों को ये बताया कि हम करना क्यों चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो फिर सिंपैथीज़ हमारे साथ आएंगी। इसमें ये ज़रा नोट कर लीजिए कि ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि कराची में तो 2-3 मेडिकल कॉलेजेस थे, एक आध KP में था, पूरे पंजाब में और पूरे रीजनल एरिया में, बलोचिस्तान में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का तस्वर नहीं था। मैं खुद चूँकि टीचिंग इंस्टीट्यूशन से वाबस्ता था, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से, तो हमारे जो प्रोफेसर्स थे और जो टीचर्स थे, जब उनसे कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात होती थी तो उसमें फ़ौरन ही यानी लोग हैरानगी का इज़हार करते थे, अच्छा ये नई दुकान खोलने जा रहे हैं आप, और ये सारी चीज़। तो ये इस कंसेप्ट को ख़त्म करने, मैं समझता हूँ इस रीजन में उस कंसेप्ट को बदलने में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की। जनरल साहब गए, हसन, मैं, हम सारे लोगों से फिरे, बताया। उसके नज़ीर में अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर हमें PMDC से रिकग्निशन मिली। लेकिन मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अब क्लासें हमारी आगे जा रही थी और जैसे ही फाइनल ईयर के इम्तहान करीब आए तो एक और बड़ा चैलेंज सामने आया, और सच्ची बात है हमें पता ही नहीं था उसका। वो ये Catch-22 इस तरह का था, और ये Catch-22 का लफ्ज़ मैंने हसन से सीखा था, मुझे अब भी नहीं पता ये क्या होता है। वो कहता था देखो ना यार ये Catch-22। तो हसन साहब को याद होगी ये चीज़ें, मुझे भी बिल्कुल ज़रा याद है कि हुआ ये कि जी वालिदैन जो है ना स्टूडेंट्स के, वो आगे जी आपका कॉलेज जी WHO की लिस्ट में नहीं है। अच्छा, तो हम तो हमारे बच्चे तो इम्तिहान नहीं देंगे, क्योंकि अगर इम्तिहान में बैठ गए और उस वक्त आपका कॉलेज जो है WHO की लिस्ट में ना हो तो वो तो बाहर नहीं जा सकेंगे, वो बाहर कोई इम्तिहान नहीं दे सकेंगे। अच्छा जी, हम भागे, पता किया WHO के ऑफिस में, उन्होंने कहा जी WHO उस वक्त एनलिस्ट करती है कि जब गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह इसका ऐलान करती है कि हाँ जी ये कॉलेज परफेक्ट है। अच्छा जी, गवर्नमेंट जो है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी जब जी आपका पहला बैच हो जाता है तो उसके बाद फिर हम करें। अच्छा भाई पहला बैच हो जाएगा तो पहले बैच का क्या बनेगा? वो उसके लिए कोई हल ही नहीं था। अब वो पूरे वालिदैन मुझे याद है कि सब इकट्ठे होके आ गए और एक लेक्चर हॉल में बैठे थे और उनको हसन साहब ने प्रेजेंटेशन दी, कोई बात नहीं बन रही थी। उसके बाद सच्ची बात है कि वो परेशान होकर चले गए, कहते अच्छा भी सवाल हो। मैं लगा रहा कैसे, वो उनका तो एक ही था जी क्या पता है। उनसे हमने वक्त लिया, फिर जो हमने भाग दौड़ की, एक रात पूरी खुर्रम साहब
मैं और हसन, मेरे इस्लामाबाद में घर था, पूरी रात बैठ के हम फ़ोन कर रहे थे और सुबह तक वो मेरे फ़ोन की जो थे ना 25,000 की उसकी लिमिट थी इंटरनेशनल कॉल की, ख़त्म हो चुकी थी। अमेरिका का लें, वो उसको USMLE वालों को, WHO वालों को, किसी तरीके से कोई रास्ता निकले। बिलाखिर हमें वहाँ पे इजिप्ट में हमारे कुछ दोस्त थे, फीमा के साथ हमारा ताल्लुक़ था, फेडरेशन ऑफ इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन से, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनकी हिजाज़ी साहब थे, उनसे मैंने रब्ता किया। तो उन्होंने कहा जी कि हुसैन जज़ेरी जो डायरेक्टर हैं WHO के एमरो रीजन के, वो मेरे दोस्त हैं, तो मैं अभी चाहता हूँ उनके पास बात करता। उनसे बात की। इधर खलीफ बिल्ला, ये यहाँ पे डायरेक्टर थे WHO के, उनसे फ़ोन हुआ। बिलाखिर वो इन्होंने हिम्मत की और बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाके हमारे कॉलेज को उन्होंने WHO की लिस्ट में भी डाला। तो तब हमारा इम्तिहान होने की बात बनी। तो ये इस तरह की मुश्किलात जो हैं आए दिन आगे सामने आती थी। लेकिन इरफान साहब, सच्ची बात है जी, हसन जिनेवा जी सब जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हकीकत ये है कि वो जो तकरीबन 6 साल का दौर है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसमें ये मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा आई, जो बड़ी स्ट्रेंथ थी ना, वो यकीनन जनरल साहब की नीयत, ख्वाहिश और उनकी दुआएं, चूँकि वो फ़िज़िकली खासे उस वक्त बीमार भी हो चुके थे, तो हसन और मुझे ही आगे सब कुछ करना पड़ रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 5-7 लोगों की, 10 लोगों की टीम ऐसी थी जो सच्ची बात है कि जिनके ज़ोर की वजह से हम भागे फिर रहे थे। किसी एक बंदे का ये काम नहीं था, उस टीम का था। वो डिटर्मिनेशन अगर आप देखें, या वो जनरल साहब की थी, और मैं यहाँ पे, हसन मुझसे छोटे हैं, लेकिन मैंने उसको बहुत स्ट्रॉन्ग पाया। सच्ची बात है कि इस दौर में वो बहुत हिम्मत के साथ वो खड़े रहे हैं, और हमने भी किसी मौके पे उनका साथ नहीं छोड़ा, और बिल्कुल सब कुछ भुला के हम लगे रहे इसमें। फिर अल्लाह ने भी, सच्ची बात है, बहुत हमें इसमें भट्टी साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ लोगों को याद करना चाहता हूँ। जी, क्योंकि ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं। जनरल साहब का मैंने जिक्र किया, अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमारे लिए मेंटोर भी थे। सच्ची बात है कि हमें इस काम में लगाने वाले वो थे, सीधी सी बात है। उसके बाद मेरा जी चाहता है कि मैं मोहतरम अनवर कामरान साहब का जिक्र करूं कि ग़ालिबन कुछ 3 साल रहे। मैं, जनरल साहब और हसन और हाशमी साहब एबटाबाद जाके, उनको, वो वाइस प्रिंसिपल थे एबटाबाद मेडिकल कॉलेज के, उनको वहाँ से उठा के लेके इधर आए। उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, मैं इतने 4 लोग आप आए हैं इतनी मोहब्बत से, तो बस मैं आ गया। वो उससे लगे 3 साल उन्होंने दिन रात काम किया। फिर अचानक उनकी डेथ हो गई। हसन और वो दोनों हज पे गए हुए थे, हज से वापसी पे उनकी जहाज़ में ही डेथ हो गई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसके बाद यूनुस खान साहब और जनरल सिकंदर लाइराना, ये लोग, इन्होंने एनाटमी डिपार्टमेंट को, मुझे अब कैसे मैं बुला दूँ जी, जनरल साहब अपने हाथों से एम्ब्रियोलॉजी के स्पेसिमेंस घर से बना के यूँ ट्रे उठा के ला रहे होते थे। किस तरह उनको बुलाया जा सकता है। और इसी तरह यूनुस खान साहब, इन्हें मैंने कहा जी यूनुस खान साहब, अब हमने यहाँ पे मॉड्यूलर सिस्टम शुरू करना है। क्या जी बिस्मिल्लाह। थोड़े दिन लगे रहे, फिर कहते हैं हफीज़ तुम ये हॉलैंड के ट्यूलिप्स यहाँ लगाने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा हमने तो लगाने, और आप जैसे लोग हो तो क्यों ना लगेंगे। अच्छा, ये हो गया, अब अल्लाह को प्यारे हो गए ये लोग। उसके बाद अमजद हमीद साहब, ब्रिगेडियर अमजद हमीद साहब, माशाअल्लाह फिजियोलॉजी को डेवलप करने वाले। आगे चलें तो पैथोलॉजी में मोहतरम जमील साहब थे, प्रोफेसर जमील साहब प्रिंसिपल रहे थे रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के, हमारा साथ एज प्रोफेसर थे। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जनरल मुज़फ़्फ़र साहब का बड़ा रोल है, वो तो हयात हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी अता फरमाए। कर्नल ओरेज़ी, वो फोरेंसिक मेडिसिन के एक, यानी आप समझ लें कि नाम थे पूरे मुल्क के अंदर। वो डे वन से अभी फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू भी नहीं हो, उससे पहले से आके बैठ के वो डेवलप कर रहे हैं। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। सर्जरी में हमारे साथ रशीद ख्वाजा साहब थे, वो भी अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। मेडिसिन में कर्नल शरीफ साहब थे, वो भी अल्लाह के पास पहुंच गए हैं। इस तरह बेशुमार और लोग हैं, सच्ची बात है, उनके नाम अगर याद आएँ तो हम उन्हें खराज तहसीन भी पेश करें। कुछ ज़िंदा लोग हैं जो इस वक्त इस कॉलेज में नहीं हैं, लेकिन उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है।
कर्नल रमीज़ साहब की, मेजर सादिक साहब की, कर्नल यूसुफ साहब की, मोहिउद्दीन हाशमी की, ये नॉन डॉक्टर्स थे लेकिन बड़ी इनकी कंट्रीब्यूशन है। सच्ची बात है कि उनको खराज तहसीन किए बगैर मैं उस दौर को कंप्लीट नहीं कर सकता कि ये लोग ऐसे थे कि जो कुछ हम कहते थे करते थे। मैं और हसन बैठ के कुछ चीज़ें तय करते थे और ये लोग उस पर अमल करते थे। हमारा तो नाम ही होता था ना, वरना तो काम नहीं चलता। तो सच्ची बात यह है कि 5-6 साल का बहुत टफ दौर था, लेकिन हम जिस स्पिरिट से काम कर रहे थे कभी मायूसी नहीं आई थी। अगर कभी मुझ में कुछ कमी नज़र आती हो तो हसन साहब थे जो मुझे संभालते थे, और हसन में कभी अगर हल्की फुल्की भी कोई कमज़ोरी नज़र आती है तो हम खड़े हो जाते थे उसके साथ, इसलिए कभी मसला पेश नहीं आया। डॉक्टर साहब, आपने टीम के हवाले से तो बहुत डिटेल से हम बड़े जो भी अफराद साथ साथ शामिल होते रहे। फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, आगे जो ग्रो कर रहे थे आपने जैसे फरमाया कि शुरू में एक छोटे से घर से शुरू किया गया और फिर आगे, तो इसको किस तरह से मैनेज किया गया? ये भी देखें, इसकी भी एक तारीख है। जिस तरह आप असल में इशारा करेंगे वहाँ एक तारीख। अब चिप बिल्डिंग है, वहाँ से उठ के हम स्याला में गए, वो कोई 15-20 कनाल की एक जगह होगी, एक ब्लॉक था, एक कुछ छोटी सी और चीज़ें बनाई। तो जब हम सेकेंड ईयर हमारा ख़त्म हुआ, थर्ड ईयर में जाने लगे तो आगे क्लासरूम्स ही नहीं थे। फिर भाग के वो एक जगह ली जो सड़क के परली तरफ, एक्सप्रेसवे के परली तरफ, वहाँ पर भी कुछ ब्लॉक्स बने हुए थे, उसमें वो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की चीज़ें बनाई, लेकिन साफ नज़र आ रहा था कि ये काफ़ी नहीं है। उसके बाद मुझे पता है कि अल्लाह ताला इसको और मज़ीद हिम्मत दे हसन साहब को, कि मेरा ख्याल पिंडी इस्लामाबाद की कोई बिल्डिंग नहीं होगी जो उसने ना जाके देखी हो। अकेले हजरत ही फिरते थे, जाके देखते थे, फिर आके हमें बताते थे आओ या फलां जगह तक है, चाहे वो कायद आज़म वाली वो बिल्डिंग जो मैरियट के साथ हो, चाहे ये मीज़ान कम्प्लेक्स वाली। बिल आखिर एक दिन हमें खुशखबरी मिली कि मीज़ान वाली एक बिल्डिंग है, तो मैं भी हसन के साथ के शाम को हम जाके देखी, तो बहुत एक्साइट हुए हम कि ये अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। बिल आखिर वो मिली। फिर वो ज़ाहिर डिजर्टेड बिल्डिंग थी जी, काई उगी हुई थी, बुरा हाल था उसके अंदर। फिर उसके दिन रात लगा के उसको रेनोवेट किया। बड़ा हौसला हुआ कि ये 60 साल के लिए हमें मिल गई है, तो इसका मतलब मलकियत है, इसमें हम सारा कुछ करेंगे। इसी दौरान ज़रा एक नंबर ऑफ़ बेड्स पूरे करने के लिए बड़ा प्रेशर था। कुछ वहाँ पे हॉस्पिटल हमने स्याला में एक जगह बनाई जिसमें अब बाकायदा बन गया, पहले उस वक्त आर्जी तौर पे बना। फिर जाके डॉक्टर अनवार साहब को पकड़ा, उनके पास जो बिल्डिंग थी उसको उनके साथ को मुआहदा किया। इस दौरान फिर भी हमें कमी थी। मुझे याद है कि PMDC से मैं और हसन थोड़ी सी वो जिसे कहते हैं ना झाड़ सुन के आए, सीधे हम गए रेलवे हॉस्पिटल में, मैं और हसन, और वहाँ पे बैठ के कहते हैं हसन बस यार ये जो है ना इसके साथ ये बिल्डिंग बनानी है बस। फिर वो आपने ब्लॉक देखा होगा नया 2 मंजिला ब्लॉक मेडिसिन और सर्जरी डिपार्टमेंट का, अगले दिन से उसकी कंस्ट्रक्शन, 7 लेबॉर्ट्री जो सामने बनाई ये उसमें बनी। तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता रहा। हमें हमेशा रही बात के अक्सर जगह हमारी सारी तकरीबन सारी भी किराए की हैं, क्यों ना कोई अपनी जगह लेके बाकायदा बने। तो उसमें फिर ये स्याला वाली जो जगह है उसकी बात आई, और अब तो मैं सुन रहा हूँ माशाल्लाह कहीं आगे है मामला। तो इस तरह डॉक्टर साहब, जनरल ज़ुल्फ़िकार साहब के साथ भी आपने काफ़ी वक्त गुजारा, इब्तदाई दौर से आप साथ शामिल रहे, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? सच्ची बात है, मैं शख्सियत का तो बता चुका हूँ, बड़ी शख्सियत है, इस तरह के चंद मिनटों में डिस्क्राइब करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ें मैंने एक आध वाक़या मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह मोहब्बत वाले, और वो अपना पर्सनल है लेकिन शायद किसी के काम आ सके, कि उनका घर था यहाँ पे पिंडी में एक, अब वो जगह एग्जैक्ट नहीं बता, रूमी रोड है, ये क्या बरल ये बाद में वो छोड़ दिया उन्होंने, तो बड़ा घर था। तो उस फातिमा जनाब वेमन यूनिवर्सिटी के करीब कहीं जगह थी, तो सिविल लाइंस आप कहते हैं शायद बेहतर ये होगा जी। ये अपना घर था, वो रूमी रोड पे तो मुमकिन है वो ना सरकारी हो। तो उसमें शाम को हमारी मीटिंग्स हुआ करती थी अक्सर ना, हर छोटी चीज़ हो, जनरल साहब आ जाओ भी, तो हम 5-6 लोग होते थे। मैं होता था, हसन साहब होते थे, कर्नल रमीज़ साहब उस ज़माने में हजात थे, अनवर कामरान साहब, इस तरह हम 5-6 लोग रात को बैठ जाते थे, खाना भी वहीं खाते थे और उनकी मोहब्बत की बातें भी सुनते थे, और रहनुमाई भी होती थी, साथ को डिसीजन भी लेते थे, उसके अगले दिन सुबह काम शुरू कर देते। अच्छा जी, हम रात को लगे हुए मीटिंग, दोपहर को मीटिंग हमारी हो रही थी,
और 3-4 बजे के करीब कहते अब थक गए यार, खाना शाना खा ले, रेस्ट करो, शाम को फिर आ जाओ। तो किसी ने, मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, किसी ने कहा कि शाम को ना रखें, ऐसे हफीज़ ने तो कराची जाना है। क्यों कराची जाना है? क्योंकि सर मेरा कल इम्तिहान है FCPS पार्ट 2 का। एकदम गुस्से में आ गए, वो तुम्हारा कल इम्तिहान है और तुम यहाँ बैठ के मीटिंग्स कर रहे हो और ये तुम्हें तो इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए। कि सर ये मेरे लिए तो ये बहुत अहम है, ये आपके साथ जो सारा कर रहे हैं। एक तो गुस्सा आया पहले, लेकिन फिर देखें उनकी मोहब्बत। कहते बैठो बैठो सारे बैठो, हाथ उठाओ, इसके लिए दुआ करते हैं। बड़ी दिल के साथ उन्होंने दुआ की। अगले दिन शाम को मैं पास होके वापस आ गया। माशाअल्लाह। अब ये इस तरह की शख्सियत, मैं तो उनको रूहानी शख्सियत भी समझता हूँ। सही कि उनके कई वाक़यात मुझे हसन ने भी सुनाए। वो कहते हैं जी कि इसका ज़िलहज का महीना था, मैं गाड़ी चला रहा था और ये मेरे साथ बैठे हुए थे। कोई 2-3 तारीख होगी ज़िलहज की। तो अचानक जी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ये पढ़ना शुरू कर दी ऊँची ऊँची आवाज़ में। तो कहते हैं कि मैंने कहा कि ये क्या, आप वो हाजी तो उधर हैं, वो हज कर रहे हैं, तो आप इधर? कहते बस वो उधर हज कर रहे हैं। मैंने कहा हम इधर से अपनी आवाज़ लगाएं, दिल तो उधर ही है ना। कहते कि शाम को जनरल ज़िया की तरफ से फ़ोन आया उनके ADC वगैरह का कि जनरल साहब हज पे जा रहे हैं, अचानक प्रोग्राम बना है, तो आप चूँकि उनके फिजिशियन हैं तो तैयारी करें, साथ जाना है। माशाल्लाह। तो वहाँ पहुँच गए। तो ये असल में मैं तो समझता हूँ ये रूहानियत जो है ना, अल्लाह पे जिनका पुख्ता ईमान होता है तो रूहानियत उनमें आ जाती है। तो ये चीज़ें तो सच्ची बात है, हम उनमें देखते थे और हमें तो उनसे मोहब्बत थी, सच्ची बात है। वो अलग बात है कि उनका आखिरी काफ़ी सारा दौर उनकी मोहब्बत ही की वजह से मैं वाइसडीन और वो जो एक्टिंग प्रिंसिपल 3 रहा, ये उनके हुक्म का मुझे याद है कि अनवर कामरान साहब तो अचानक फ़ौत हो गए जी, वो सब कुछ थे और अभी कॉलेज तो बिल्कुल आगाज़ में था और हम बस उनका साथ दे के काम कर रहे थे। कोई जिम्मेदारी उस तरह से तो नहीं थी, एक टीम का हिस्सा थे। अचानक वो फ़ौत हो गए। उनको दफनाने के लिए डेरा इस्माइल खान वगैरह हम गए, तो वापस आए तो अगले दिन उन्होंने मीटिंग रख ली घर में और 6 घंटे मीटिंग चलती रही जी कि किसको होना चाहिए। मैंने भी तजवीज़ दी फ़लाँ 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 फ़लाँ। आखिर में अचानक जनाब ऐलान कर दिया गया कि तुमने होना है जी, ये उनकी जगह बैठना। तो मैंने उन्हें कहा जी मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और सारे नीचे होंगे प्रोफेसर हो, मेरे अपने टीचर्स होंगे, मैं कैसे चला सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अच्छा जाके घर सोचो, कल फिर बैठे। अगले दिन फिर बैठ गए। मेरी ये एक ही रट थी उन्हें कि अक्सर तो मेरे टीचर हैं तो किस तरह मैं उन पर करूँ। सुनते रहे। आखिर में कहते हैं अच्छा कैसे फैसला कैसे होगा? तो लोगों ने कहा जी बस आपको फ़ैसला करें। तो कहते बस ठीक है, मैंने फ़ैसला कर दिया, फ़ीस तुम संभालो। और अगले दिन कॉलेज में आ गए मेरे पास और मुझे दफ्तर में ले गए, अपनी सीट पे बिठाया और कहते हैं इससे ना घबराओ, इस सीट से मैं बैठ के देखा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। इस तरह से मुझे हौसला दे के खड़ा कर दिया। और फिर ज़ाहिर है मुझे सपोर्ट थी, हसन की सपोर्ट थी और लोगों की सपोर्ट थी, मोहब्बत थी। तो ये जनरल साहब की शख्सियत के तो बहुत पहलू हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी एक प्रोग्राम में पे बात कर सकते हैं, बस एक दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत आला मकाम अता फरमाए। डॉक्टर साहब ये फरमाइए। एक सवाल जो है कि आपने फरमाया कि इस कॉलेज का एक बाकायदा मिशन और एक मकसद था। आज जब आप 25 साल के बाद मुड़ के देखते हैं तो क्या आपका ख्याल है कि कॉलेज वो मिशन को पूरा कर रहा है और उसी लाइन पे चल रहा है आज भी, और वही जो आप एथिकल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे उसको आपके ख्याल में मेंटेन किया हुआ? क्योंकि अभी भी आपकी एसोसिएशन है कॉलेज के साथ, तो ये मैं आपसे ज़रा जानना चाह रहा था। जी बिल्कुल, बहुत मेरे ख्याल में बहुत उम्दा सवाल है। असल में क्या हम अचीव कर पाए, या शायद ये हमारा मकसद नहीं था, उस वक्त भी था नहीं था और अभी। असल ये है कि हमने अपनी क्या ड्यूटी अंजाम दी कि नहीं दी, हमने अपना फ़र्ज़, क्योंकि अल्लाह ताला तो इस चीज़ का हमसे पूछेगा कि अगर मैंने तुम्हें शऊर दिया था, तुम्हें समझ दी थी, तो क्या तुमने उसके मुताबिक ये काम किया कि नहीं किया। मैं समझता हूँ कि किया जा रहा है काम और मुसलसल हो रहा है। उसके क्या आउटपुट क्या है, पहली बात तो यह है कि उसके हम मुकल्लफ़ नहीं हैं। हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं, उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन दूसरा पहलू देखें तो यकीनन उसकी आउटपुट है।
फिर एक छोटे से वाक़े के साथ आपको बताऊंगा कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन उनका फ़र्क होता है, क्योंकि हम हर वक्त हॉस्टल्स में भी और क्लासों में भी यही बात करते थे कि डॉक्टर तो आप बन जाओगे, लेकिन अगर एथिकल डॉक्टर नहीं होगे, प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं होगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर हमारा मकसद जो है फेल हो गया। मुझे याद है कि कई सारे वाक़यात हैं, लेकिन ये वाक़यात ही ज़्यादा चीज़ें समझाते हैं कि एक स्टूडेंट था, उसका हॉस्टल के अंदर मसला हुआ, उसका खासा गलत एक्शन था, मेरे पास लाया गया, मैं देखता था, तो उसे मैंने समझाने की कोशिश की तो वो रो पड़ा आंसुओं के साथ। कहते डॉक्टर साहब आप मुझे क्या समझा रहे हैं, मैं जिस फैमिली से हूँ मैं आपको अपनी फैमिली के बताता हूँ। उसने जो अपनी फैमिली के किस्से बताए वो मैं आपको किसी तरह नहीं सुना सकता। तो मैं हैरान हुआ कि अच्छा भी चचा और अब्बा और इस तरह के भी हो सकते हैं जो अपनी औलाद की इस तरह तरबियत कर रहे हो। खैर मैंने उस पर कुछ वक्त लगाया, ये हमारा मिशन था, ख़त्म हो गई, डॉक्टर बन गया। अभी 3-4 साल पहले मैं पेशावर की एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ के बाहर निकला तो एक साहब इतनी बड़ी दाढ़ी वाले आगे से आगे और एकदम मुझे गले लगा लिया। आपने मुझे पहचाना? मैं कि नहीं। कहते मैं वो बच्चा हूँ जो आपको इस केस में आया था। केस एक्सट्रीम का था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप बता नहीं सकता, एक्सट्रीम अखलाकियात का इशू था। तो मैं वो हूँ और मैं आपने क्या उस माहौल ने मतलब एक दिया। इस तरह के बेशुमार हैं। हमें अपने स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो हमें बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की टीचिंग और उस वजह से आपको पता होगा कि यही वाली जो मिशन है वो लेके हम पेशावर मेडिकल कॉलेज में, ये एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं दोनों, कोई फ़र्क मैं नहीं समझता ऐसे में, इसीलिए मेरा इस हैबी रिफा के अंडर है वो भी। तो हमें पिछले दिनों में एक मिले प्रोफेसर साहब, वो एक कॉलेज कहते जी मैं उस कॉलेज का रिक्रूटमेंट कमेटी का सरबराह हूँ। जब हम मेडिकल कॉलेज के लिए लेक्चरर्स और डेमोस्ट्रेटर्स और एमओज भर्ती करते हैं तो उसका मैं हेड हूँ उस कमेटी का। तो जब वो बच्चा बताता है कि भाई हम आपके कॉलेज से आया है, तो हम फिर मज़ीद कुछ नहीं पूछते। एथिकल साइड पे हमें उसमें यकीन होता है कि तो है जी, इंशाल्लाह आइडियल नहीं होगा, वो हो भी नहीं सकता, ये दुनिया आइडियल वाली है भी नहीं, लेकिन ये लोगों की मेहनत तो ज़ाया नहीं जा रही है, इंशाल्लाह वो चल रही है। डॉक्टर साहब बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। मैं बिल्कुल बीच में इंटरप्ट भी नहीं किया कि वो सीक्वेंस कहीं ब्रेक ना हो, सवालात भी बहुत सारे थे। मैं आखिर में हसन साहब के हवाले से पूछना चाहूँगा, बहुत ही आप ये समझें कि एक यंग एज में उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई और जनरल साहब के साथ जैसा आप फरमा रहे हैं हर जगह जो है ना वो बड़ी एक्टिवली उनकी एक पार्टिसिपेशन थी। अभी उनके ऊपर एक और ज़िम्मेदारी आयद होगी बीइंग चांसलर, उनके हवाले से कुछ फरमाना चाहेंगे? अच्छा जी, हसन की शख्सियत सच्ची बात है, क्रिस्मेटिक शख्सियत है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने तो तकरीबन 8 साल उसके साथ बिल्कुल 1 to 1 साथ गुजारे हैं। बैरून मुल्क का सफ़र भी किया है इकट्ठे, यानी एक ही कमरे में हम रहते थे। जॉर्डन में, इजिप्ट में, बोस्निया में, टर्की में, कई जगहों पे हम इकट्ठे गए हैं। वो भी ज़ाहिर है कि मिशन के तहत हम जाते थे और हमारी बातें उस वक्त भी यही होती थी। हसन से मेरी मुलाकात तो बस बेगम को छोड़ने जाता था शुरू में। मैं तो 1 साल ज्वाइन नहीं किया ना, मैं तो बेगम को छोड़ने लेने जाता था। उसके फिर हसन के इसरार पे ही मैंने ये जान किया था कि भाई नहीं। शुरू में उन्होंने मुझे इस तरह एंगेज किया कि उनकी वीकली मीटिंग्स होती थी, उसमें बिठा लिया, तो हर वीकली मीटिंग में मैं शामिल होता था। उससे जो मुझे उस वक्त का हसन जो उस वक्त था सामने, कि एक नौजवान जो कि अमेरिका में पढ़ के आया और एक ऐसी फैमिली के साथ अच्छी इस्टेब्लिश फैमिली का चश्मा चिराग है और अमेरिका जैसी जगह में वो पढ़ के आया है, तो उसका इतना अच्छा अखलाक, इतना मुरंजा मरज किस्म की उसकी शख्सियत, इतना एहतियात से बात करने वाला, एहतराम करने वाला, तो ये इसी चीज़ ने मुझे सच्ची बात है घेरा था और मैं इसके साथ लग गया था। और मैं बड़ी खुशदिली के साथ कहूँगा कि मुझे जितना मैंने अरसा गुजारा है उसको एक बहुत अच्छा यानी मज़बूत अखलाक वाला और मज़बूत इरादों वाला शख्स पाया, तभी तो यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अल्लाह ताला उस पर अपना ख़ास फजल और रहम करे
और अभी तो बहुत कुछ करना है उसने, मेरी दुआएं उसके साथ। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि हमारे वो तलबा और तालिबात जो मेडिकल को अपना प्रोफेशन, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ख़ास पैगाम? बस जी, हमारा तो पिछले कम से कम 25 साल से एक ही मिशन है कि अपने आने वाली नस्ल को बताएं कि सबसे पहले तुम पहचानो कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। अगर तुम्हें मकसद हयात ही ना पता हो कि यहाँ क्यों भेजे गए, तो फिर तो जानवरों वाली ज़िंदगी होगी। अगर मकसद समझ जाओगे कि ख़ास किसी मकसद के लिए भेजे गए होगे यहाँ पे इस दुनिया में, तो फिर तुम्हारे रवैये बदल जाएंगे। उसके बाद दूसरी हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने रब को पहचानो और अपने आप को पहचानो। अपने आप को जब पहचान लोगे और अपने रब के साथ जो तुम्हारा ताल्लुक़ है उसको पहचान लोगे, तो ये दुनिया तो बिल्कुल तुम्हारे नीचे आ जाएगी, तुम इसको रूल करोगे। यानी दुनिया के पीछे तुम ना फिरो, दुनिया तुम्हारे पीछे फिरेगी। इस दौलत के पीछे तुम ना फिरो, दौलत तुम्हारे पीछे फिरेगी। अपना मकसद ऊंचा कर लो। तो यही 25 साल से हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने इस बात को माना है वो एंजॉय कर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाल लेंगे। आपका शुक्रिया जी, मुझे मौका दिया। सच्ची बात है कि ये मेरे लिए अचानक भी था और मैं तो ख़ासा एक्साइटेड हूँ कि वो सारा कुछ मुझे दोबारा से आपने याद करा दिया। अच्छी खुशगवार यादें, मोहब्बत वाली यादें थीं, वो आपने मुझे याद करा दी।